ओके, चलिए देखते हैं। आज हमारा आज का टॉपिक रहेगा मापन की त्रुटि, एरर। ठीक है ना। जो ये त्रुटियां हैं, अब त्रुटि होती क्या है? सबसे पहली बात तो ये हम लोगों ने प्रेक्षण किया होगा 10th क्लास में, हम लोग जानते हैं 10th क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। तो 10th क्लास में हमने आपने एक आयताकार वृत्त लिया होगा कांच का, ठीक है ना। उसमें आप लोगों ने क्या मतलब कांच का अपवर्तनांक आप लोग निकाल रहे होंगे, ये वाला प्रैक्टिकल किया होगा आप लोगों ने। कांच का एक आयताकार गुटका लेकर के इस तरह से आपने आयताकार गुटका लिया, है ना, और आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल किया होगा आई थिंक। यदि आप लोगों ने किया है तो आपको याद होगा, ठीक है ना, इस तरह से। और इसके अपवर्तनांक के लिए आप लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पिन लगाए होंगे, है ना, एक कार्डबोर्ड लिया होगा। तो उसमें आप लोगों ने कितने बार प्रैक्टिकल किया? अच्छा, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.51 लगभग होता है कांच का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो ये अपने पास ये हमको वैल्यू पता है, ठीक है। आपने जब प्रैक्टिकल किया होगा तो क्या डायरेक्ट कितना आ गया? नहीं, है ना। हमारा वैल्यू कई बार क्या आता है, 1.3 आया होगा, कई बार हमारे पास 1.6 आ जाता है, कई बार हमारे पास 1.4 आ गया, 4.5 आ गया। इस तरह से ये वैल्यूज आती है हमारे पास, ठीक है। और हम क्या करते हैं, क्या एक ही प्रेक्षण करते हैं या एक ही बार उसका प्रैक्टिकल करते हैं? नहीं, हम कितने बार करते हैं? 2 या 2 से अधिक बार करते हैं। और प्रैक्टिकल करने के बाद हम क्या करते हैं, सबका सम करते हैं, और उसमें जितने बार हमने सम किया मतलब हम उसका माध्य निकालते हैं, और उसका माध्य निकालने पर जो मान आता है वो लगभग इसके करीब करीब पहुंच जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट कहीं पर भी हमने ये प्रेक्षण लिया, यदि आप ईमानदारी से करो, लेकिन हम लोग तो इतने चालाक होते हैं कि हमारा इतना ही आता है, हर बार इतना ही आ जाता है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली यदि ईमानदारी से आप करेंगे तो कई बार आपको वैल्यूज ऐसे, कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार हम लोग जो उसको मेजर कर रहे हैं, हम उसको मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो हमारी गलती के कारण, है ना, हमसे गलतियां हो जाती है कि हमारे पास जो अपने पास हमने सेंटीमीटर में मापा है, तो सेंटीमीटर मतलब हो सकता है कि हम थोड़ा आगे पीछे ले लें, ठीक है। हमसे गलती होती है, जिसको व्यक्तिगत त्रुटि के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कई बार ये कांच का जो गुटका है वो सही नहीं है ना, वो आयताकार ना हो करके कुछ थोड़ा सा कहीं से टूट गया हो या फूट गया हो, तो उसके कारण, है ना, कई बार हमने पिन को थोड़ा आगे पीछे रख दिया। तो ये जो हमसे गलतियां हो रही हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट की गलतियां होती हैं, है ना, तो जो गलतियां हो रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एरर। अब वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे और कौन कौन से एरर होते हैं मापन में, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि फिजिक्स जब हम पढ़ रहे होते हैं, भौतिकी जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा जो मेन काम होता है वो क्या है, मेजरमेंट। और मेजरमेंट मतलब हम हर एक भौतिक राशि का क्या करते हैं, मापन करते हैं। इज दैट क्लियर? अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मीटर स्केल है, ये मेरा मीटर स्केल है, ठीक है, मीटर स्केल है। तो इसमें इसका जो अल्पतम अंक होगा, मतलब ये कि मीटर, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर में, और हमने 100 सेंटीमीटर में जो 1 सेंटीमीटर के बीच है ये मीटर स्केल में, तो इसको मिलीमीटर में चेंज कर दिया, यहाँ 10 मिलीमीटर होंगे। बस समझ में आ रही है? 1 सेंटीमीटर के बीच क्या होगा, 10 मिलीमीटर होगा। तो ये 1 मिलीमीटर तक के माप को माप सकता है ना। लेकिन यदि हमको ये मापना हो कि हमारे पास क्या दिया है, तो 14.56 सेंटीमीटर बोला, है ना। तो देखिए ये सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तो हम माप लेंगे, क्लियर है। यहाँ कहीं होगा 14 सेंटीमीटर, यदि 1 मीटर का है तो 14 सेंटीमीटर लगभग ये इतना है ना, ये 14 सेंटीमीटर हुआ। बट ये जो 56 है, तो 5 भी ठीक है, लेकिन 0.06 मापना क्या है, मुश्किल है। बस समझ में आ रही है ना। तो इतना मापना, क्योंकि इसका जो अल्पतमांक है वो कितना है, मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है। और हमको क्या करना है, ये मिलीमीटर के भी उसने डिवाइड कर दिया कितने, तो हम इसको 1 मिलीमीटर को 100 डिवाइड, जो कि इस स्केल में नहीं है ना। तो इसका हम प्रिसाइज वैल्यू, कल हम बात कर रहे थे ना एक्यूरेट और प्रिसाइज की, है ना, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था। तो हमको वो प्रिसाइज वैल्यू नहीं मिल पाएगी, यथार्थ वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो इसमें कोई ना कोई क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब कोई भी भौतिक राशि, जैसे भौतिक राशि हमारे पास द्रव्यमान है ना,
ताप है ना, लंबाई है, इन सबको मापने के लिए जब हम उसको मापते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां आती हैं। उन्हीं त्रुटियों को हम क्या करते हैं, उस त्रुटि को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होंगी, वो मेथड भी हम देखेंगे। और वो त्रुटि कितनी होगी, क्या होगी और किस किस तरह की त्रुटियां होती हैं मापन में, है ना, उन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं, तो मुख्यतः त्रुटियां जो होती हैं उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट, पहले बोला गया कि क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध जो त्रुटियां होती हैं वो किस किस तरह की, तो उसमें अभी उसका अ जो भाग है उसको यंत्रीय त्रुटि, यंत्रीय मतलब इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल मतलब हम यदि कोई इंस्ट्रूमेंट लिए हैं, जैसे मैं ले लिया वर्नियर कैलिपर्स, है ना, वर्नियर कैलिपर्स में अपने पास 2 स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल होता है और एक मुख्य स्केल होता है, याद रखना, ठीक है ना। वैसे ही स्क्रू गेज में भी हमारे पास 2 स्केल होते हैं, वर्नियर स्केल होता है और मुख्य स्केल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो शून्यांक त्रुटि है ना, यांत्रिक त्रुटि मतलब इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि कैसी होगी, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है, और हमारे पास स्क्रू गेज में ये इस तरह से, सॉरी ये मुख्य स्केल है और ये हमारे पास स्क्रू गेज में ये इस तरह से होते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से स्क्रू गेज हमारे पास, ये अपने पास मुख्य स्केल हो गया और ये यहाँ पर हमारे पास ये स्क्रू गेज होता है, इसके अपने स्केल होते हैं। और दोनों स्केल का शून्य जो है यदि एक सीध में नहीं आता, मान लो जो शून्य है वो इधर अपने पास वर्नियर स्केल यहाँ दिखा रहा है, मुख्य स्केल इधर दिखा रहा है कहीं इधर, मतलब दोनों के शून्य क्या है, एक स्थान पर नहीं, थोड़े आगे पीछे आते हैं, है ना, दोनों के शून्य एक स्थान पर नहीं मिल रहे। पहले तो हम उसको माप नहीं रहे, पहले हम देख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, जब दोनों के शून्य एक साथ नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, वो इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि हुई ना, वो तो हमारा जो उपकरण है उसमें जो त्रुटि आ रही है तो इसलिए वो कहलाती है शून्यांक त्रुटि, ठीक है। दोनों का जो स्केल है वो शून्य में आना चाहिए, मतलब ये 0 पे आना चाहिए था यहाँ पे स्केल पे, बट वो क्या हो रहा है, एक इधर हो रहा है और एक इधर हो रहा है। इस तरह की त्रुटि को हम क्या बोलते हैं, शून्यांक त्रुटि, ठीक है। अब उसी में क्या होती है, अल्पतमांक त्रुटि होती है। तो जो अल्पतमांक त्रुटि होती है वो क्या है, तो हमारे पास मैंने जस्ट अभी बताया, ये जो त्रुटि अभी मैंने बताया था वो त्रुटि क्या करता था कि वो 1 मिलीमीटर तक क्या कर सकता है, माप सकता है, ठीक है ना। यदि उससे और छोटा स्केल आ जाए हमारे पास, जैसे 0.6 आ गया था, मैंने क्या बोला था कि 15.56, तो ये जो 6 है 0.06, ये तो हम फिर भी माप लेंगे, बट ये जो 0.06 है ये क्या है, 1 मिलीमीटर का इतना और भाग अपन करना पड़ेगा, कितना 100 भाग करेंगे उसका, तो वो हमारे पास मीटर स्केल में नहीं है। तो ये जो त्रुटि है ये कहलाती है अल्पतमांक त्रुटि, ठीक है ना, ये अल्पतमांक त्रुटि कहलाती है। अचर त्रुटि, तो अचर त्रुटि जो है, जो पाठ्यांक हमने लिया हुआ है उससे जो अंतर उत्पन्न होता है, जैसे हमने जो प्रेक्षण लिया तो हमने पहले से ही हमने एक अंतर उत्पन्न कर दिया दोनों में, जैसे हमने 5 का अंतर पहले से, ठीक है ना। तो जैसे हमने एक सेंटीमीटर मैंने बोला, तो मुझे मालूम है कि इसके पहले ही क्या है 0.5 का डिफरेंस है, तो मैं उसमें क्या करूँगा, 1 सेंटीमीटर जो लिया हूँ उसमें मैं 0.5 को माइनस कर दूंगा, तो मेरा स्केल कितना आया 5.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 फिक्स डिस्टेंस जो है उसका अंतर आ गया है, उसका अंतर है मुझे पहले से ही पता है, क्लियर है। तो वो जो त्रुटि कहलाएगी वो कौन सी कहलाएगी, इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि, ठीक है, उसको उसने मतलब क्रमबद्ध त्रुटि में ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल। दूसरी बात है तकनीक की अपूर्णता के कारण जो त्रुटि है, ये समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया होगा कि शून्यांक त्रुटि क्या है, अल्पतमांक त्रुटि क्या है, अचर त्रुटि क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास इसी क्रमबद्ध त्रुटि में तकनीक की अपूर्णता के कारण। अब तकनीक की अपूर्णता के कारण मतलब ये कि सीधी सी बात है कि यदि आप क्या कर रहे हो कि ताप को मेजर करते हो, वही मान लो यहाँ पर हमारे पास एक हमने टेम्परेचर, इसको कुछ टेम्परेचर हीट किया, इसको हमने उष्मा दी, इसको ये कोई हमारे पास धातु है, इसको हमने उष्मा दी, ठीक है। जब हम इसको उष्मा देंगे तो ऑब्वियसली जब हम इसको उष्मा देंगे तो क्या होगा कि इसमें विकिरण के थ्रू कुछ उष्मा क्या हो जाएगी, हवा में चले जाएगी, एयर में या हवा के पार्टिकल्स में चले जाएगी। अब इसको तो हम रोक नहीं सकते, है कि नहीं। तो ये जो त्रुटि है इसको हमको क्या करके चलना होता है, एक तरीके से अवॉइड करके चलना होता है, हम उसको ठीक नहीं कर सकते। दूसरा
हम यहाँ क्या करते हैं, एक दोलन में हम क्या लेते हैं, एक बॉब बोलते हैं इसको, लोहे का एक तो हमने क्या ले लिया, एक टुकड़ा ले लिया और उसको हम दोलन कराते हैं। ये इस तरह से यहाँ पे रखे और हमने इसको इस तरह से दोलन कराया। ठीक है, तो हम इसके दोलन काल की गणना करते हैं। ठीक है, दोलन काल की गणना करते हैं और ये समय निकाल लेते हैं। क्या ये समय सही है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एयर के पार्टिकल है यहाँ पर। ठीक है, और हवा में हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, ये जो बॉब होगा वो वायु के कण से भी तो टकराएगा। बस समझ में आ रही? तो उनके बीच घर्षण होगा, घर्षण होगा तो कुछ समय उस घर्षण में भी तो लगेगा। बस समझ में आ रही? तो वो जो त्रुटि है ये तकनीकी अपूर्णता के कारण त्रुटि। बस ऐसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं, तकनीकी अपूर्णता के कारण त्रुटि। अभी क्लियर है? ठीक है, अच्छा। फिर एक आता है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। बाह्य कारकों के कारण कैसे? तो हमारे पास मान लीजिए एक क्या है, एक छड़ है, हमने एक लोहे की छड़ ली, ठीक है। अब इसमें हमने लंबाई इसकी मापी, तो यहाँ पर मान लीजिए ताप ज़्यादा है ना, ज़्यादा ताप, इस जगह का एटमॉस्फेयर का ताप ज़्यादा है। इस ताप के कारण क्या होगा, ताप के कारण क्या होगा, इसकी लंबाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इसमें थोड़ा प्रसार हो जाएगा, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमने इसके पहले मापा, इसको कितना था, 1 मीटर। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली क्या 1 मीटर है? नहीं, ये कितना है, 1.05 मीटर। इतना बनेगा, इतना है। बात समझ में आ रही? क्यों? ताप के प्रभाव के कारण। तो ताप, दाब, नमी, है ना, तो इनके प्रभाव के कारण ये जो बाह्य कारक हैं वो यही क्या है, ताप, दाब, नमी, वो सारे जो कारण होते हैं उनके कारण जो त्रुटि होती है उसको हम बोलते हैं बाह्य कारकों के कारण। इज दैट क्लियर? ठीक है। व्यक्तिगत त्रुटि। अब व्यक्तिगत त्रुटि मतलब वही चीज कि आप जब प्रेक्षण ले रहे हैं, आप जब प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रयोग करते समय आप ठीक से आपने क्या नहीं किया, सेंटीमीटर मतलब आपने मापा नहीं, ठीक से आपने स्केल को नहीं रखा, ठीक है ना, तो ये हमारी गलती के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि। यदि हम ताप माप रहे हैं तो थर्मामीटर को हमने ठीक से नहीं रखा, या थर्मामीटर को हमने आड़ा तिरछा जैसा रखना चाहिए था वैसा नहीं रखा हमने, है ना, हीट को मापना है, तो वो जो त्रुटि हमारे वजह से होती है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, तो यादृच्छिक त्रुटि जो होती है, रैंडम त्रुटि, इसको रैंडम एरर बोलते हैं, है ना। तो जो हमारा वास्तविक मान होता है, जैसे मैंने अभी कहा, है ना, और प्रेक्षण में हमने कितना निकाला, मान लो अपवर्तनांक पहले हमने निकाला 1.35 निकाला, ठीक है, तो हमने जो प्रयोग किया ये इसको हम बोलेंगे वास्तविक मान इसका, ठीक है, इसका वास्तविक मान, और ये प्रेक्षित मान। प्रेक्षण लिया हमने, जो हमने अवलोकन किया उसी को बोलते हैं प्रेक्षण करना, ठीक है ना, तो ये प्रेक्षित मान हो गया। और इन दोनों का जो अंतर आएगा, है ना, इन दोनों का जो अंतर आएगा उसको हम कहेंगे निरपेक्ष त्रुटि, या हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। तो इसी तरह से हम क्या निकालते हैं, यादृच्छिक त्रुटि, इसको मैं भी और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। और ये हमारे पास सकल त्रुटि। तो देखो यहाँ पर जो यादृच्छिक त्रुटि होती है क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, मैंने वही बोला ना कि जब हमने इसके कितने बार लिया, हमने मान लो कितने बार हमने ले लिया, तो 1 या 2 बार 3 बार हमने 3-4 बार पाठ्यांक लिया, और हर बार में क्या आ रही है, इसमें इससे त्रुटि आ रही है। तो इस तरह की जो त्रुटि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि। जब हम क्या करते हैं, किसी मापन में बार बार क्या ले रहे हैं, पाठ्यांक लेते हैं, बार बार ले रहे हैं, बार बार हम उसका मेजर कर रहे हैं, और बार बार उसमें जो त्रुटि आ रही है तो उस त्रुटि को हम क्या नाम देते हैं, यादृच्छिक त्रुटि। इज दैट क्लियर? और एक लास्ट हमारे पास है, मतलब त्रुटि को कितने भागों में बांटते हैं, क्रमबद्ध, यादृच्छिक मतलब रैंडम एरर, और एक होता है सकल त्रुटि, ठीक है। तो जो सकल त्रुटि होती है वो क्या होती है, तो सकल त्रुटि जो होती है, त्रुटि के स्रोतों की उपेक्षा करना, इसमें आ जाता है त्रुटि के स्रोतों की उपेक्षा करना,
दूसरा आ जाता है उचित तरीके से पाठ्यांक ना लेना। हम यहाँ पर सकल त्रुटि में क्या बोल सकते हैं उसको, जो उचित तरीके से पाठ्यांक मतलब सही तरीके से पाठ्यांक को हम नहीं ले रहे इंस्ट्रूमेंट से जो भी है ना। और तीसरा हमारे पास होता है पाठ्यांकों का उचित ढंग से अंकन ना करना। जो पाठ्यांक हैं उनको हम कई बार होता है ना, जैसे मैंने मान लीजिए हमारे पास क्या यदि सेंटीमीटर में है तो हम उसको मीटर में लिख दिए, या जो सही तरीके से उसका अंकन हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो ये सकल त्रुटि में आपकी आ जाती है। ठीक है, तो ये त्रुटियों के प्रकार हो गए। ठीक, अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ एरर, त्रुटियों को जो त्रुटियों की अभिव्यक्ति है हम वो किस तरीके से करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। हमारे पास क्या होता है निरपेक्ष त्रुटि, है ना, जिसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, है ना, और एक होता है रिलेटिव एरर, आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर, और इसको बोल देते हैं अपन परसेंटेज तथा एंड परसेंटेज त्रुटि एरर। ये दो तरह की त्रुटियां होती हैं, मतलब तीन तरीके से दिखाते हैं अपन उसको। तीसरा अपना जो टाइप है वो है वर्ग माध्य मूल त्रुटि, उसको अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे। बाकी अभी दो मेनली हम जानते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, देखिए निरपेक्ष त्रुटि जो है ये क्या होती है, तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापनकर्ता द्वारा मापे गए मान के अंतर को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। मतलब मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि जो वास्तविक मान है, मतलब कांच के गुटके का जो अपने पास अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है 1.51, ठीक है ना, और हमने जो मापा वो कितना आया, तो 1.45 आ गया। तो इन दोनों का जो अंतर होगा, जैसे 1.45 अपन ने ये लिख लिया, अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर मुझे क्या मिलेगा, तो 0.06 मिल जाएगा, है ना। तो ये जो त्रुटि निकली है इसको हम बोलेंगे निरपेक्ष त्रुटि। इज दैट क्लियर, है ना। अब यहाँ पर जैसे निरपेक्ष त्रुटि में देखो वही चीज है, वास्तविक मान, ये वास्तविक मान था, ठीक है, और प्रेक्षित मान, हमने जो प्रेक्षण किया ये वाला मान था, तो ये हमको क्या देगा, निरपेक्ष त्रुटि। ये वाली जो त्रुटि निकली वो कौन सी थी, निरपेक्ष त्रुटि। बात समझ में आ रही है, मतलब वो वास्तविक मान से कितना कम आया, इतना कम आया, तो हमने कोई ना कोई त्रुटि की होगी, या फिर इंस्ट्रूमेंटल जो जितने प्रकार की त्रुटियां हैं उसमें से कोई ना कोई त्रुटि होगी जिसके कारण इतनी त्रुटि इसमें आ गई। ठीक, नेक्स्ट आपेक्षिक या प्रतिशत त्रुटि, तो मापन की निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि के वास्तविक माप के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक त्रुटि, या इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर, है ना, रिलेटिव एरर। ये अपने पास क्या हो जाएगा, देखो मापन की निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तविक माप, है ना। तो इसको अपन कैसे दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, तो यदि मुझे इसकी निरपेक्ष त्रुटि निकालनी होती तो कैसे निकालूंगा, तो 0.06 अपॉन क्या कर देंगे 1.51, ये हमारा क्या निकला, तो ये हमारे पास रिलेटिव एरर निकल गया, ये रिलेटिव एरर, इसको मैं इसको R और ये एरर लिख देता हूँ, रिलेटिव एरर, ये मेरे को मिल गया। ये क्या हुआ, उसका निरपेक्ष त्रुटि हो गई, और ये इसका क्या हो गया, वास्तविक मान। यदि हमको इसी का प्रतिशत त्रुटि निकालनी होगी तो ये आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि मुझे मान लो क्या करना होता, प्रतिशत त्रुटि निकालनी होती, तो मैं प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालूंगा, देखिए तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रतिशत त्रुटि, तो जो हमारे पास रिलेटिव एरर होता है ना, ये क्या होता है हमारे पास, निरपेक्ष त्रुटि बटे क्या, हम लेंगे यहाँ पे वास्तविक मान, ले लिया, इनटू हम क्या करेंगे 100, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, प्रतिशत त्रुटि। तो त्रुटि को हम क्या करेंगे, कितने तरीके से अपन लिखेंगे, तो निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, फिर एक आपेक्षिक त्रुटि निकालेंगे, और फिर हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, ठीक है ना।
अब एक बार इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसको थोड़ा सा हम इसके लिए एक वो बना लेते हैं, क्या डेरिवेशन तैयार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम निरपेक्ष त्रुटि निकालना चाह रहे हैं, तो इसको थोड़ा समझना ना। चलिए अभी हम ये देखते हैं, थोड़ा समझिएगा। हमने मान लीजिए हमारे पास हमने जो प्रेक्षण किया है ना, ये जो वास्तविक मान है हमारे पास क्या है, तो हमारे पास हमने कोई प्रेक्षण किया है ना। कोई प्रेक्षण करने पर क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रेक्षण वैल्यू आ गई, कितनी हो गई, A1 A2 A3 A4, ऐसे हमने कितने ले लिए, AM तक मैंने प्रेक्षण किए। मतलब हो सकता है मैंने कितने बार उसका अवलोकन किया होगा, एक बार प्रैक्टिकल किया, 2 बार किया, 3 बार किया। तो जो प्रैक्टिकल किया उसकी माप क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 AN तक, ये प्रैक्टिकल किए हुए माप है, ठीक है। तो हमारे पास थोड़ा समझिएगा ना इस चीज को, हमने क्या किया, इन सब का क्या ले लिया, माध्य ले लिया। इन सब का क्या ले लिया हमने, माध्य। तो माध्य लूंगा तो कैसे लूंगा भाई, मैंने ये ले लिया माध्य को, क्या लिखता हूँ, ए मीन, क्या लिख देता हूँ, ए मीन लिख सकता हूँ, माध्य है तो इसको AM लिख देता हूँ, चलेगा, AM लिख देता हूँ। तो AM निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा भाई, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश कितना, AN। ऐसे ही करते हैं, हमने कितने n आंकड़े लिए, मतलब मैंने n बार क्या किया, उसका प्रैक्टिकल किया, तो मेरे पास कितने हो गए, इतने मान आ गए, प्रेक्षित मान आ गए, और उसमें मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा n से, है ना। तो ये मुझे क्या मिलेगा, A मीन माध्य मिल जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास ये जो A मीन आया, इसको मैं क्या मानकर चलता हूँ कि ये इसका क्या है, वास्तविक मान, ये इसका कौन सा मान है, वास्तविक मान आ गया। वास्तविक मान मतलब कौन सा आ गया, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, ठीक है ना। मतलब ये हमारे पास ये वास्तविक मान आ गया, रियल मतलब ये मान लो कितना आ गया हमारा 1.51, मतलब क्या आ गया कि हमारे पास ये इसका वास्तविक मान आ गया कितना, मान लो कांच के गुटके का यदि अपन एग्जांपल लेते हैं तो उसका अपना आ गया 1.51 आ गया अपना, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, निरपेक्ष एरर निकालना है, हर एक प्रेक्षण का एरर निकालना है। तो कभी आया था 1.35, कभी आ गया था 1.45, कभी आ गया था 1.61, है ना, कभी आ गया था 1.48 आ गया था, है ना। इस तरह से हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आई है ना। उसका सम निकालने के बाद और उसका माध्य निकालने पर हमको ये मिल गया, हमको वास्तविक मान मिल गया। अब मैं निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालूंगा, तो देखिए निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे, है ना। तो मैं एक्चुअली एक फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है ना, किसके लिए, निरपेक्ष त्रुटि के लिए। तो निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलेगी बताइए, तो हर एक की मैं अलग अलग निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैंने निकाला A1 की निरपेक्ष त्रुटि, मुझे डेल A से मैंने प्रदर्शित किया, डेल A, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, तो ये वास्तविक मान, ये वास्तविक मान हो गया A मीन, ठीक है। उससे मैं क्या घटाऊंगा, ये प्रेक्षण बल, अभी समझ में आया, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या लिखूंगा, डेल A2, ये क्या मिलेगा, तो ये मुझे मिल जाएगा AM माइनस A2, ये इसमें घटा दिया। तो इसमें जो त्रुटि आई उसको हमने निरपेक्ष त्रुटि कह दिया, है ना। तो ये इस तरह से कितनी मिल जाएंगी मुझे, डेल कितनी, निरपेक्ष त्रुटि कितनी मिल जाएगी, n, टोटल प्रेक्षण कितना किया मैंने, n। तो सब में कुछ ना कुछ त्रुटियां होंगी, हाँ इतने भी कि कभी किसी जगह मान लो इतनी वैल्यू आ गई तो उसमें त्रुटि 0 हो गई, बात समझ में आ रही। तो हमारे पास क्या हो गया, तो AM माइनस क्या हो जाएगा AM, ऐसे तो हमारे पास ये क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इस निरपेक्ष त्रुटि का औसत मान, तो औसत निरपेक्ष त्रुटि निकाल रहा हूं मैं, क्या निकालना चाह रहा हूं, औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालूंगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस, अच्छा इसको अपन, अच्छा डेल A3, डेल का मतलब क्या होता है, अंतर, मैं बताऊंगा इसको, डेल का अंतर मतलब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। ये होता है अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, किसके बीच, वास्तविक और प्रेक्षित,
है ना, वास्तविक ये है और ये प्रेक्षित मान हो गया। ठीक है, इस तरह से अपन इसको ऐसा करें तो ये क्या हो जाएगा, डेल ए एन अपॉन वॉट है। तो ये जो त्रुटि निकलेगी वो क्या निकलेगी, तो मैं इसको नाम दे दिया डेल एम। ये औसत अपने पास त्रुटि निकल गई। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था सिग्मा। अच्छा एक बात याद रखना बेटा, ये प्लस वाला है, आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सिग्मा है वो उसको किसको बताता है, योग। किसको बताता है, योग, सबका योग। तो मैं इसको ऐसा लिखा डेल A1 A2 A3 है तो मैं यहाँ पे I लिख देता हूँ और यहाँ I से कहाँ 1, I बराबर 1 से n तक। मतलब ये है कि ये डेल का मतलब ही है प्लस, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए 1 से कहाँ तक आएगा, n तक। तो 1 से कहाँ तक प्लस है, n तक। ठीक है ना, उसको ऐसे लिखा जाता है और ये इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो ये मुझे क्या मिली, निरपेक्ष त्रुटि का औसत मिल गया। अब यदि मुझे कोई बोले कि आपेक्षिक त्रुटि निकालिए, तो ये इस तरह से हमने निरपेक्ष त्रुटि निकाल ली। ठीक है ना, ये हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि निकल गई। अब मैं औसत वो निकाल लेता हूँ, आपेक्षिक त्रुटि निकाल लेता हूँ, है ना। औसत आपेक्षिक त्रुटि तो क्या हो जाएगा वो देखो, तो हमारे पास आपेक्षिक त्रुटि क्या हो जाएगी, देखिए आपेक्षिक त्रुटि यदि निकालने जाऊंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल एम, ये औसत निरपेक्ष त्रुटि है ना, अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल ये, अच्छा ए एम, ये माध्य वास्तविक मान है ना, निरपेक्ष त्रुटि ये औसत है अपने पास टोटल, है ना। तो इसको अपन ने ले लिया और इसका इज इट क्लियर। ठीक है, और यदि इसमें हम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, देखिए प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगी डेल ए एम अपॉन ए एम इंटू क्या हो जाएगा 100। ये हमारे पास प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। इज इट क्लियर। तो अब हम देखते हैं इसके आगे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इज इट क्लियर। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक प्रयोग में कांच के अपवर्तनांक के निम्नलिखित मान प्राप्त किए गए। मतलब हमने क्या किया, प्रेक्षण किया, अपवर्तनांक निकाला, कितना निकाला 1.54, 1.53, 1.44, 1.54, 1.56, 1.45। ठीक है ना, ये हमारे क्या है प्रेक्षित मान हो गए। ठीक है ना। अच्छा, इसका अपन को क्या निकालना है, देखिए ज्ञात करिए कांच के अपवर्तनांक का मध्यमान निकालना है अपन को, मतलब वास्तविक मान हम उसको मानकर चलेंगे। ठीक है ना। फिर प्रत्येक मापन में निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, आपेक्षिक त्रुटि निकालना है और क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि निकालना है। ठीक है ना। तो हमको इतनी सारी चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम माध्य निकाल लेते हैं। हम क्या निकालेंगे, ए एम, है ना। तो माध्य मान निकाल लेते हैं, चलिए। तो ए एम हमारे पास क्या होता है, तो A1 प्लस A2 प्लस ये हमारे पास होता है ना। तो मैं ये सब नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ, 1.54, है ना, ये माध्य। ठीक है ना। यहाँ पर अपन क्या, कांच के अपवर्तनांक का माध्य मान, तो हम वो माध्य मान निकाल रहे हैं। तो 1.53 प्लस 1.44 प्लस 1.54, है ना, प्लस 1.56 प्लस 1.45 अपॉन कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 5 और 6 11 और 4 15 और 4 19 और 2 22 और ये 26 हो गया। ठीक है, बचा 2 4 6 और 5 11 और 5 6 हो गए 11 5 16 और 4 20 5 25 और 5 30। ठीक है ना, 3 4 5 6 7 8 9 9
1/6। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया। इसको डिवाइड करिए तो 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, कितना आ गया? ठीक है 1.51, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारा क्या हुआ वास्तविक मान, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या हो गया हमारा वास्तविक मान कर चलेंगे अपन, माध्यमान है, ठीक है ना। अब क्या बोलते हैं प्रत्येक मापन में निरपेक्ष त्रुटि, प्रत्येक मापन में मतलब ये हमारे पास an हो गया। अब प्रत्येक मान में निरपेक्ष त्रुटि, तो हम क्या निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटि a1 के लिए, ये हमारे पास क्या हो गया, इसको a1 बोल दो, इसको a2 बोल दीजिए, इसको a3 a4 a5 और a6 हो गया। ठीक है ना, तो मैं यदि फर्स्ट निकालूंगा तो क्या निकालूंगा भाई, तो 1.51 माइनस व्हाट 1.54। ठीक है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा बताइए, जब इसको करेंगे तो ये माइनस 0.03 मिल गया कि नहीं मिल गया। इसमें कौन सी त्रुटि होगी, अब त्रुटि ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये होगी 1.51, ये कितना हो जाएगा अपने पास 51 माइनस a1 माइनस अपने वही के ना वास्तविक मान, और ये प्रेक्षित मान, वास्तविक मान प्रेक्षित मान कितना है भाई 1.53, ये क्या निकल रहा है निरपेक्ष त्रुटि निकल रही कि नहीं, ये किसकी है तो a1 की, ये किसकी है a2 की। चलो निकालो कितना निकलेगा भाई, तो -0, क्योंकि ये बड़ा है छोटा है भाई, कितना है 0। ठीक है ना, फिर हम क्या निकाल लेते हैं a3 का निकाल लेते हैं निरपेक्ष त्रुटि, a3 की निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी माइनस कितना है भाई 1.44, कितना हो जाएगा 0.0, कितना हो जाएगा भाई 11 में से 4 गए 7, ये तब ओके बात समझ में आई। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं a4 कितना हो जाएगा 1.51 माइनस, देखिए कितना हो जाएगा 1.54, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो 0, ये माइनस होगा कि बड़ी संख्या है छोटी संख्या है, तो माइनस 0.54, ये तो है 54 दो बार आ गया क्या, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं 0.3। ठीक है, वैसे ही अपन क्या ले लेते हैं a5 कितना हो जाएगा 1.51, ये हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटि, और निकाल लीजिए अपने पास 1.56, ओके कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा -0. देखिए यहाँ पर -0.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अपन क्या निकालेंगे a6, क्या मिल जाएगा 1.51 माइनस 1.45, यस 45, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 0.06, है ना। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या निकालना है, तो देखो हमारा क्या काम हो गया, ये पहले क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, ठीक है दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, ये हमने प्रत्येक का निकाल लिया। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि मतलब डेल ए मीन निकाल लेंगे अपन। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, देखिए ये है हमारे पास कितना है भाई, तो -0.03 -0.02 माइनस की जगह प्लस 0.07, है ना, फिर -0.03, फिर क्या है माइनस है ना, -0.05 और फिर प्लस 0.06, है ना, अपॉन क्या 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस वाले को सबको ऐड करते हैं तो 3 + 2 5, है ना, और 5 + 5 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 और 5 13, है ना, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 0. माइनस में 13, है ना, और वैसे ही 6 और ये 13, ये भी तो 13 ही हो गया प्लस 13 0.13, ये हो गया 6, तो 0 हो गया, है ना, बटे 6 क्या मिल गया 0 मिल गया। प्लस 5 सही बनाएंगे, देखो तो 5 3 8 और 5 13 7 तो 0 मिल गया अपन को,
जीरो मिल गया। तो जीरो मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो भी मिल जाए तो भी चलेगा, बट हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए थी, है ना। तो एक हाथ को अपन क्या करते हैं, कम ज़्यादा कर देते हैं, है ना। एक हाथ को कम ज़्यादा कर देते हैं, मतलब यहाँ पर देखो सही है कि नहीं है भाई। 6 और 7, 6 दूनी 12 और 1 13, 5 और 3 8, 2 10 और 3 13, ठीक तो है, अपन ने सही तो किया है, गलत थोड़ी किया है, गलत तो नहीं किया। कुछ गड़बड़ है क्या? चलो खैर, हमारे पास ये जीरो आ गया, ठीक। तो हमारे हिसाब से तो ये ठीक है, हमने निकाल लिया, सही है ना। हमको क्या करना है, हमारे पास अपेक्षिक त्रुटि निकालनी है। तो अपेक्षिक त्रुटि अब हम कैसे निकालेंगे? तो अपेक्षिक त्रुटि में हमको मालूम है निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो हमारे पास अपेक्षिक त्रुटि कितनी हो जाएगी, देखो अपन ने ये निकाला, तो सॉरी अपेक्षिक त्रुटि यहाँ पे लिख देता हूँ ना, अपेक्षिक त्रुटि ये अपन निकालते हैं, ठीक है। तो अपेक्षिक त्रुटि हमारे पास क्या हो जाएगी, तो निरपेक्ष त्रुटि कितनी आ गई अपने पास, 0, है ना, बटे कितना, वास्तविक मान कितना है, तो 1.51, मतलब कितना हुआ, 0 हो गया, है ना। और यदि यहाँ कुछ होता, है ना, यहाँ पे यदि कुछ वैल्यू आती, कुछ होता यहाँ पे, तो हम उसको क्या लिखते, ओहो यस 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 यस, एक बात और बेटा, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, सॉरी फॉर दैट, है ना। त्रुटियां हमेशा ऐड होती हैं, ये मैं नियम अभी आपको बताऊंगा। त्रुटि हमेशा क्या होती है, जुड़ती हैं, याद रखिएगा। ठीक 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 ठीक, मैंने गलती कर दी, ये भी ध्यान देना थोड़ा सा बेटा। त्रुटियां हमेशा ऐड होती हैं, ठीक है। त्रुटियां कोई भी हो, वो क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। हाँ, भले ही त्रुटि माइनस में आ रही है, ओके, लेकिन त्रुटि कभी माइनस या घटती नहीं है, तो वो हमेशा जुड़ेंगी। तो याद रखिए, सॉरी ये गलती हुई इससे ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 13 कितना हो जाएगा, तो 0.26 ये हो जाएगा अपॉन 6, ठीक है। तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो 0. यदि अपन इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 जो है ना, तो 6 4 जो 0.4 अपन ऐसे ही लेते हैं, है ना। और उसके बाद और आगे आएगी तो अपन उसको 0.4 ही लेके चलते हैं। अच्छा, अब अपेक्षिक त्रुटि निकालते हैं। हाँ याद रखिए बेटा, ये नियम मैंने आपको बताया नहीं था। त्रुटि कभी भी, भाई आप एक गलती कर रहे हैं, फिर दूसरी गलती कर दिए, तो वो गलती बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी ना। ठीक है, बोले एक गलती किया, एक धनात्मक मतलब एक बड़ी वाली गलती कर दिया, एक छोटी वाली गलती कर दिया, वो ऋणात्मक हो गया, तो क्या वो घट जाएगी, नहीं, दोनों के दोनों एडअप हो जाएंगे। ओके, तो अपेक्षिक त्रुटि हम निकालेंगे। तो अपेक्षिक त्रुटि में क्या आ गया, निरपेक्ष त्रुटि हमारे पास हो जाता है, ये निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तविक मान, हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.4 अपॉन 1.51 ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यार, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है, देख लेना। और प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, किसी की प्रतिशत त्रुटि निकाल लेते हैं। प्रतिशत त्रुटि तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बस याद रखना, यहाँ पे ये साइन जो आ रहा है वो ये बता रहा है कि इसमें इतनी कम वैल्यू, मतलब इतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, इतनी कम होनी चाहिए थी, ये त्रुटि को बता रहा है माइनस में। लेकिन जब हम ऐड करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि त्रुटियां हमेशा एडअप होती हैं, जुड़ती हैं, घटती नहीं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है बिल्कुल। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि में यही रहेगा सेम, और इसमें कितना गुणा कर देंगे, 100। तो जो भी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट करके इसको देखिएगा, तो आई थिंक इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो लगभग 3%। देखना आप करके, है ना, लगभग ना, यहाँ पे मैं लगभग ले रहा हूँ, लगभग। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, देखिए, पहला मान निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया माध्य और निरपेक्ष त्रुटि, ये निकाल लिया हमने माध्य निरपेक्ष त्रुटि। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो यहाँ मैंने गलती किया था वो आपको नहीं करना है,
याद रखिएगा, हमेशा त्रुटियां क्या होती हैं, एडअप होती हैं, जुड़ती हैं, इनका सम होता है, ठीक है ना। और अपेक्षिक त्रुटि ये हमने निकाल लिया और प्रतिशत त्रुटि ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। इज दैट क्लियर? अब आगे देखते हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इतना ही कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या समझा कि त्रुटियां क्या होती हैं, त्रुटि के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है ना, और निरपेक्ष त्रुटि का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, अपेक्षिक त्रुटि उससे कैसे निकालेंगे, और प्रतिशत त्रुटि हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। कल हम ये देखेंगे कि योग में, है ना, और अंतर में, है ना, गुणा और भाग में त्रुटियों को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये जो ऑपरेशंस आते हैं, जो संक्रियाएं आती हैं, योगात्मक संक्रिया होती हैं ना, अंतर होते हैं, है ना, गुणा होगा, भाग होगा, तो इनमें त्रुटियों को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इनकी त्रुटियों को, इनमें जो इन संक्रियाओं पर, त्रुटियों पर हम किस तरह से प्रोसेस करेंगे और किस तरह से त्रुटि को निकालेंगे, वो चीज़ हम कल देखेंगे। क्लियर है? ठीक है।